अगर आप हिस्ट्री को देखें तो एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा जिसने पिछले 250 सालों में 3 बड़ी गवर्नमेंट्स को उल्टाया है और हर बार पावर में बैठे लोगों को यकीन था कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज 2026 में अमेरिका बिल्कुल उसी पैटर्न को स्टेज बाय स्टेज फॉलो कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं। 1999 में फ्रांस यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क था, अमीर, कल्चर्ड और एडवांस्ड। पेरिस आर्ट, साइंस और फिलोसफी का सेंटर था, लेकिन सिर्फ 5 साल में गवर्नमेंट खत्म हो गई। बादशाह का सर काट दिया गया और सारा मुल्क ऐसी कंडीशन में चला गया जिसमें 40,000 लोग पॉलिटिकल क्राइम्स की वजह से मार दिए गए। 1917 में रशिया एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी। जार फैमिली 180 मिलियन लोगों पर हुकूमत करती थी, लेकिन सिर्फ 8 महीने में पूरी रिजीम कोलैप्स कर गई। बोल्शेविक्स ने पावर ले ली और उसके बाद सिविल वॉर शुरू हुई जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। 1959 में क्यूबा कैरिबियन के सबसे खुशहाल मुल्कों में से एक था। इसके पास टूरिज्म था, कैसीनोज थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और एक फंक्शनिंग इकोनॉमी थी। 2 साल में फिडेल कैस्ट्रो ने गवर्नमेंट उलट दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया गया, ओपोनेंट्स को कैद या एग्जीक्यूट कर दिया गया और मुल्क एक ऐसी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप बन गया जो 60 साल से ज्यादा चली। 3 बार 3 रेवोल्यूशंस, 3 ऐसे मोमेंट्स जब एक बजाहिर स्टेबल गवर्नमेंट केओस में कोलैप्स कर गई और हर बार पावर में बैठे लोगों ने इसे आते हुए नहीं देखा। उन्हें लगा वो अनटचेबल हैं, उन्हें लगा कि लोग कभी खड़े नहीं होंगे, उन्हें लगा कि सिस्टम कभी नहीं गिरेगा, लेकिन वो हर बार गलत थे। और इस वक्त हर वो वार्निंग साइन जो इन 3 रेवोल्यूशन से पहले आया था अमेरिका में मौजूद है। एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट करप्शन, एक कोलैप्सिंग मिडिल क्लास और इंस्टीट्यूशंस पर लॉस ऑफ ट्रस्ट। अमेरिका इस पैटर्न की तरफ जा नहीं रहा, बल्कि ये तो पहले ही स्टेज 4 में है और हिस्ट्री कहती है कि स्टेज 5 और 6 बहुत तेजी से आते हैं। ये कहानी है कि रेवोल्यूशंस कैसे आती हैं, गवर्नमेंट्स उन्हें आते हुए क्यों नहीं देखती और मैथ क्यों कहती है कि अमेरिका का अगला नंबर हो सकता है। पैटर्न को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रेवोल्यूशन असल में होती क्या है। रेवोल्यूशन सिर्फ प्रोटेस्ट का नाम नहीं है, ये सिर्फ हंगामों का नाम भी नहीं है और ना ये कोई इलेक्शन है। रेवोल्यूशन तब होती है जब मौजूदा सिस्टम पूरी तरह तबाह होकर रिप्लेस हो जाता है, अक्सर किसी ऐसे सिस्टम से जो पहले से कहीं ज्यादा बुरा होता है। रेवोल्यूशंस तब होती हैं जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से बढ़ जाती हैं, जब लोग मानते हैं कि वो उससे बेहतर डिजर्व करते हैं जो उनके पास है, जब एलीट्स और बाकी सब के दरमियान फासला बहुत बढ़ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, जब लोग ये यकीन खो देते हैं कि सिस्टम खुद को फिक्स कर सकता है। जब पीसफुल रिफॉर्म नामुमकिन हो जाता है तो वायलेंट रेवोल्यूशन यकीनी हो जाती है। ये अल्फाज किसी और ने नहीं बल्कि जॉन एफ कैनेडी ने बोले थे और हिस्ट्री ने उन्हें हर बार सही साबित किया है। फ्रांस, रशिया, क्यूबा, 3 डिफरेंट सेंचुरीज, 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लेकिन बिल्कुल सेम 6 स्टेज पैटर्न। तो आइए देखते हैं कि ये असल में हुआ कैसे। स्टार्ट करते हैं मदर ऑफ ऑल मॉडर्न रेवोल्यूशन से, फ्रांस इन 1789। 1780s में फ्रांस यूरोपियन सिविलाइजेशन का सेंटर था। पेरिस दुनिया का कल्चरल कैपिटल था। फ्रेंच ही डिप्लोमेसी की जबान थी। यहाँ आर्ट्स, फिलोसफी, साइंस सब पीक पर थे। किंग लुई 16 की यहाँ हुकूमत थी। इन बादशाहों ने फ्रांस पर 800 साल हुकूमत की थी। ऐसा लगता था कि ये कयामत तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे तबाही शुरू हो चुकी थी। हर रेवोल्यूशन की स्टेज 1 होती है एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी। 1799 में फ्रांस में 27 मिलियन लोग थे जो 3 क्लासेस में बटे हुए थे। पहली क्लास थी एलिट्स की, जिनके कब्जे में फ्रांस की 10% जमीन थी और वो कोई टैक्स नहीं देते थे। सेकंड क्लास थी नोबल्स, ये तकरीबन 4 लाख लोग थे जिनके कब्जे में 25% जमीन थी और ये भी कोई टैक्स नहीं देते थे। तीसरी क्लास मिडिल और लोअर क्लास थी, 26 मिलियन किसान और वर्कर्स जिनके पास 65% जमीन थी और सारा टैक्स यही देते थे। और बात सिर्फ टैक्सेस की नहीं थी, नोबिलिटी के पास प्रिविलेजेस थी, वो महलों में रहते थे जबकि आम लोग भूखे मर रहे थे। 1788 तक फ्रांस पहले ही टूट रहा था। एक बुरी फसल की वजह से ब्रेड की प्राइस डबल हो गई और क्योंकि ब्रेड एक किसान के बजट का तकरीबन 88% होती थी तो लाखों लोग अब खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब आम लोग भूखे मर रहे थे, अमीर ऐश में पड़े हुए थे। मसला सिर्फ इनइक्वालिटी का नहीं था बल्कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस का भी था। किंग लुई 16 बहुत कमजोर और इनडिसाइसिव था। सालों की जंग के बाद फ्रांस बैंकरप्ट था, मगर सोल्यूशन हमेशा सेम होता था कि और पैसा उधार लो और किसानों पर टैक्सेस बढ़ा दो, जबकि एलीट क्लास कुछ भी कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करने से इनकार करते थे। जब रिफॉर्म्स बंद हुए तो असल तबाही शुरू हुई। 1799 में पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी, खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और बादशाह को चैलेंज कर दिया। इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट कोलैप्स कर गया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट मिल गई, बादशाह को क्वीन मरी एंटोनेट के साथ पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसके बाद अमीरों, पुजारियों, पॉलिटिकल राइवल्स और यहाँ तक के पुराने रेवोल्यूशनरीज को भी पब्लिक स्क्वायर्स में एग्जीक्यूट कर दिया गया। हजारों लोग मारे गए, हर तरफ केओस फैल गया और आखिरकार नेपोलियन ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो रेवोल्यूशन जिसने आजादी का वादा किया था डिक्टेटरशिप और वॉर में तब्दील हो चुकी थी। अब 128 साल आगे चलते हैं 1917 में। रशिया एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जिस पर जार निकोलस II हुकूमत करते थे। रशिया बहुत बड़ा था और यूरोप से पैसिफिक तक फैला हुआ था। स्टेज 1 एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी। जार और एलीट क्लास तकरीबन हर चीज ओन करते थे, जबकि किसान पॉपुलेशन का 80% थे और किसी चीज के मालिक नहीं थे। 1861 में गुलामी खत्म होने के बाद भी ज्यादातर किसान उसी जमीन पर काम करते थे जो उनकी नहीं थी और लगान देते थे। शहरों में फैक्ट्री वर्कर्स बहुत कम सैलरीज पर घंटों काम करते, अक्सर अपने बच्चों के साथ, और वो भी बगैर किसी सेफ्टी लॉज के। दूसरी तरफ एलीट क्लास महलों में रहते थे, एवरीडे लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। स्टेज 2 गवर्नमेंट करप्शन और इनकॉम्पिटेंस। जार निकोलस II एक डिजास्टर थे, कमजोर, इनडिसाइसिव और रियलिटी से बिल्कुल आउट ऑफ टच। उनका मानना था कि खुदा ने उन्हें रूल करने के लिए चुना है, इसीलिए किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं। 1905 में जब कुछ वर्कर्स विंटर पैलेस गए और बेहतर कंडीशंस की डिमांड की तो फौजियों ने फायर खोल दिया और सैकड़ों लोगों को मार दिया। इस मैसेकर को ब्लडी संडे कहते हैं और इस वाकये ने पब्लिक ट्रस्ट को चकनाचूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हालात और बिगड़ गए। रशिया 1914 में इस वॉर में एंटर हुआ और ये एक ब्लंडर था। अच्छे हथियारों के बगैर लाखों फौजियों को मरने के लिए भेज दिया गया। ऑफिसर्स इनकॉम्पिटेंट थे और सप्लाई लाइंस कोलैप्स कर गई। फौजी बगैर गोलियों के लड़े। पूरी डिविजन्स ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उनके पास एम्यूनेशन नहीं था। 1917 तक रशिया के 30 लाख लोग मर चुके थे। आर्मी भाग रही थी, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, लेकिन जार अभी भी लग्जरी में रह रहे थे। स्टेज 3 मिडिल क्लास एंड मिलिट्री टर्न अगेंस्ट द स्टेट। 1917 के शुरू में खाने की कमी ने पेट्रोग्राड में ब्रेड राइट शुरू कर दिए। आर्मी को ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए बुलाया गया, लेकिन फौजियों ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बगावत कर दी। जब आर्मी आपको डिफेंड नहीं करती तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। मार्च 1917 में निकोलस II ने तख्त छोड़ दिया और 300 साला रोमनोव रूल खत्म हो गया। स्टेज 4 लॉस ऑफ फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म का वादा किया, मगर रशिया अभी स्टेट ऑफ वॉर में था। फौजी पीस चाहते थे, आम लोग खाना चाहते थे और गवर्नमेंट ने दोनों ही नहीं दिए। नतीजे में पब्लिक फेथ महीनों में खत्म हो गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट महीनों में अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी। उन्हें कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और फॉरेन पावर्स का गुलाम समझा गया और इसी वैक्यूम में व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स कदम रखते हैं। स्टेज 5 है जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को पब्लिक सपोर्ट मिलती है। व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स ने 3 चीजों का वादा किया: अमन, जमीन और रोटी। जंग खत्म करना और एलीट की जमीन किसानों में डिवाइड करना। उनका सिंपल मैसेज फौजियों, वर्कर्स और किसानों में तेजी से फैल गया। स्टेज 6 गवर्नमेंट इज ओवरथ्रोन एंड केओस फॉलोज। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने हुकूमत का कंट्रोल ले लिया। 1918 से 1922 तक सिविल वॉर चली, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे गए। सीक्रेट पुलिस ने हर उस शख्स को एग्जीक्यूट किया जिस पर काउंटर रेवोल्यूशनरी होने का शक था। पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। जुलाई 1918 में जार और उनकी पूरी फैमिली को एक बेसमेंट में एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन्हें गोली और संकीनों से मारा गया, यहाँ तक के बच्चों को भी। 1922 तक बोल्शेविक्स पूरे रशिया को कंट्रोल कर रहे थे, मगर 1 करोड़ लोग सिविल वॉर में मारे गए थे। कहत ने लाखों और लोगों को मार दिया और इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई। वो रेवोल्यूशन जिसने आजादी का वादा किया था, उसने सिर्फ डिक्टेटरशिप, फैमिन और तबाही दी। अब इस पैटर्न का सबसे रीसेंट केस देखते हैं, क्यूबा 1959। ये बहुत से लोगों को हैरान
परेशान करता है क्योंकि क्यूबा कोई गरीब या कोलैप्सिंग कंट्री नहीं था। 1950s में क्यूबा का लिविंग स्टैंडर्ड लैटिन अमेरिका में सबसे हाईएस्ट था। हवाना बहुत अमीर शहर था, मॉडर्न था और टूरिज्म, कैसीनोज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भरा हुआ था। सरफेस पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन नीचे वही 6 स्टेजेस चल रही थी। स्टेज 1, एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी। क्यूबा की ज्यादातर वेल्थ हवाना में कॉन्सेंट्रेटेड थी और उन एलिट्स के पास थी जो प्रेसिडेंट फुलजेंसियो बटिस्टा से कनेक्टेड थे। कैपिटल के बाहर, खास तौर पर रूरल ईस्टर्न क्यूबा में बहुत गुर्बत थी। इकोनॉमी पर शुगर प्लांटेशंस की डोमिनेंस थी और ज्यादातर जमीन फॉरेन कंपनीज के कब्जे में थी। प्रॉफिट्स या तो एक छोटे से एलीट को मिलते या मुल्क से बाहर चले जाते थे और आम क्यूबन्स के पास हेल्थ केयर, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी थी। हवाना की लग्जरी और गांव की मुश्किलात के बीच डिफरेंस को इग्नोर करना नामुमकिन था। स्टेज 2, गवर्नमेंट करप्शन और इनकॉम्पिटेंस। बटिस्टा 1952 में एक कू के जरिए पावर में आए थे। उन्होंने इलेक्शंस कैंसिल किए और डिक्टेटर के तौर पर हुकूमत की। करप्शन हर जगह थी। पुलिस और अदालतें बिक चुकी थीं। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाला जाता, टॉर्चर किया जाता या मार दिया जाता। अमेरिकन गैंगस्टर्स बटिस्टा के अप्रूवल से कैसीनोस चलाते थे और उन्हें हिस्सा देते थे। स्टेट का मकसद बटिस्टा और उसके साथियों को अमीर करना था, लोगों की खिदमत करना नहीं। प्रोटेस्ट्स का जवाब वायलेंस से दिया जाता, जिससे सोसाइटी में एक लावा उबलना शुरू हो रहा था। स्टेज 3, मिडिल क्लास उठना शुरू होती है। फिडेल कास्ट्रो कोई किसान नहीं थे, वो एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लॉयर थे, पढ़े लिखे और एम्बिशियस। वो एलीट ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बगावत चुनी। 1953 में उन्होंने मोनकैडा बैरिक्स पर अटैक को लीड किया। ये फेल हो गया और वो अरेस्ट हो गए। अपने ट्रायल पर उन्होंने कहा कि तारीख मुझे माफ कर देगी। 1955 में वो रिलीज हुए, एग्जाइल में गए और 1956 में फाइटर्स के एक छोटे ग्रुप के साथ वापस आए। उनके ज्यादातर साथी मारे गए मगर कैस्ट्रो बच गए और उन्होंने फिर रीग्रुप किया। स्टेज 4, लॉस ऑफ फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। बटिस्टा के जुल्म उल्टा पड़ गए। हर जला हुआ गांव और हर टॉर्चर किया हुआ स्टूडेंट मजीद लोगों को बगावत की तरफ धकेलता गया। इलेक्शंस, कोर्ट्स और आर्मी पर से एतमाद खत्म हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बटिस्टा से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। जैसे ही फॉरेन सपोर्ट खत्म हुई, इस रजीम की लेजिटिमेसी गायब हो गई। स्टेज 5, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन्स पब्लिक सपोर्ट। 1958 तक कास्ट्रो की मूवमेंट तेजी से बढ़ चुकी थी। किसान उसे सपोर्ट करते थे और शहरों में भी वो पॉपुलर थे। बटिस्टा की आर्मी भागने लगी, ऑफिसर्स चोरी के पैसे के साथ भाग गए। स्टेज 6, गवर्नमेंट इज ओवरथ्रोन एंड केओस फॉलोज। 1 जनवरी 1959 को बटिस्टा मुल्क छोड़कर भाग गए और कैस्ट्रो हवाना में एंटर हो गए। शुरू में उन्होंने डेमोक्रेसी का वादा किया, लेकिन आने वाले महीनों में उनके ओपोनेंट्स अरेस्ट या एग्जीक्यूट कर दिए गए। प्रेस सेंसर कर दी गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया। क्यूबा एक ऐसी डिक्टेटरशिप बन गया जो 60 साल से ज्यादा चली। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, रेवोल्यूशन कभी भी वो डिलीवर नहीं करती जिसका वो वादा करती है। ये खून, केओस और नए जुल्म डिलीवर करती है, क्योंकि रेवोल्यूशंस को एक्सट्रीमिस्ट्स लीड करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट्स कभी भी बिल्ड नहीं करते, वो हमेशा डिस्ट्रॉय ही करते हैं। वो कुछ लोग जो रिफॉर्म चाहते थे उन्हें एग्जीक्यूट या एग्जाइल कर दिया गया। वो लोग जिन्हें लगा कि रेवोल्यूशन आजादी लाएगी, उन्हें बहुत देर बाद पता चला कि ये सारा केओस करप्शन से ज्यादा बुरा है। अब बात करते हैं अमेरिका की और क्यों हर हिस्टोरिकल वार्निंग एक अलार्म बजा रही है। जब आप आज के अमेरिका को 1999 के फ्रांस, 1917 के रशिया और 1959 के क्यूबा से कंपेयर करते हैं तो पैटर्न को इग्नोर करना नामुमकिन है। स्टेज 1, एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी। 1980s में टॉप 1% अमेरिकन पूरे कंट्री की वेल्थ का तकरीबन 8% ओन करते थे। आज वो तकरीबन 32% कंट्रोल करते हैं और ये लेवल रेवोल्यूशन से पहले वाले फ्रांस से कहीं ज्यादा है। टॉप के 0.1% लोग बाकी 90% से ज्यादा वेल्थ ओन करते हैं। बिलियनियर्स बहुत डिफरेंट लाइव्स गुजार रहे हैं, प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स, स्पेस टूरिज्म, जबकि दूसरी तरफ लाखों अमेरिकन हाउसिंग, हेल्थ केयर या एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए 2 या 3 जॉब्स करते हैं। ये गैप सिर्फ बड़ा नहीं है, ये ह्यूमिलिएटिंग है और इसे इग्नोर करना नामुमकिन है। हिस्टोरिकली ये वो जगह है जहां से नफरत शुरू होती है। स्टेज 2, गवर्नमेंट करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस। गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स कर चुका है। कांग्रेस पर ट्रस्ट हिस्टोरिक लो है। सुप्रीम कोर्ट पर कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तकरीबन आधा मुल्क मानता है कि इलेक्शंस अनफेयर या रिग्ड हैं।
कांग्रेस में इनसाइडर ट्रेडिंग आम है, लॉबियिस्ट्स कानून लिखते हैं, कॉर्पोरेशंस पॉलिटिशियंस को ओन करती हैं और काम कुछ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अमेरिका का डेट 36 ट्रिलियन डॉलर्स है। वो प्रॉब्लम्स जिन्हें सॉल्व होना चाहिए वो नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को सर्व नहीं करती, ये डोनर्स को सर्व करती है। जब दोनों पार्टीज को करप्ट और इनकॉम्पिटेंट देखा जाए, जब वोटर्स मानते हो कि सिस्टम रिग्ड है, तो डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। स्टेज 3 मिडिल क्लास क्रश होती है। ये सबसे डेंजरस स्टेज है। अमेरिकन मिडिल क्लास को खोखला किया जा रहा है। कॉलेज एजुकेशन आप पर लाइफ टाइम कर्जा चढ़ा देती है। घर खरीदना पहुंच से बाहर है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स फैमिलीज को बैंकरप्ट कर देती हैं। वेजेस रुकी हुई हैं जबकि एसेट प्राइसेस आसमान छू रही हैं। पढ़े लिखे नौजवान अपने माँ बाप से बुरे हाल में हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने वो सब किया जो उन्हें कहा गया था। जब टीचर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज और प्रोफेशनल्स स्टेबल लाइफ नहीं बना सकते तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। रेवोल्यूशंस सबसे गरीब लोगों से शुरू नहीं होती, ये उन पढ़े लिखे लोगों से शुरू होती हैं जिन्होंने फ्यूचर की उम्मीद रखी थी और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। स्टेज 4 लॉस ऑफ फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। ये वो जगह है जहां यूनाइटेड स्टेट्स अभी खड़ा है। मीडिया, कोर्ट्स, पुलिस, इलेक्शंस और फेडरल एजेंसीज पर ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका है। आधा मुल्क मानता है कि 2020 का इलेक्शन चोरी हुआ था। दूसरा आधा मानता है कि जनवरी 6 एक अटेम्प्टेड कू था। कोई साइड दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती। कोई साइड नहीं मानती कि सिस्टम न्यूट्रल है। इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल वेपन समझा जाता है। जब ऐसा होता है तो कौम एक मुल्क के तौर पर फंक्शन करना छोड़ देती है। ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक जमीन शेयर कर रहे होते हैं और ट्रिगर का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टेज 5 रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स गेन मैस सपोर्ट। आजकल ये स्टेज बन रही है। लेफ्टिस्ट वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम ओवरहॉल की बात कर रहे हैं। राइट विंग अथॉरिटेरियन लीडरशिप और एक्स्ट्रा लीगल एक्शन की बात कर रही है। दोनों साइड्स मान रही हैं कि सिस्टम को अंदर से ठीक नहीं किया जा सकता। जब मॉडरेट लोग कंट्रोल खो देते हैं और एक्सट्रीमिस्ट मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो ये स्टेज तेजी से आती है। स्टेज 6 गवर्नमेंट कोलैप्स एंड केओस। हिस्ट्री बताती है कि आगे क्या होता है। पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ जाता है, इंस्टीट्यूशंस टूट जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तकसीम हो जाती हैं, सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं, स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देती हैं, फॉरेन पावर्स इंटरफेयर करती हैं और इस सब का भयानक रिजल्ट निकलता है। अक्सर ये पहले से ज्यादा जालिम, अथॉरिटेरियन और डिस्ट्रक्टिव होता है। फ्रांस, रशिया और क्यूबा, सबको लगा था कि वो डिफरेंट है, लेकिन वो सब गलत थे। अमेरिका अभी स्टेज 4 में है और हिस्ट्री बताती है कि जब कोई मुल्क इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो साइकिल को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। The answers are not in the future. They are written clearly in the past. वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।